है ना, केवीएस की बात मैं करता हूं तो केवीएस में एक आता है पीआरटी। इसका जो सिलेबस है आपका यही आठ टॉपिक से ही पूछता है। पेडागोजी 60 नंबर का। कितने लोग इसको क्या कहते हैं, उसको हवा बना के रखे हैं, भौकाल बना के रखे हैं कि भाई केवीएस का पेडागोजी हार्ड होता है। कुछ नहीं हार्ड है दोस्तों, आप टॉपिक देखिए। फर्स्ट है शिक्षार्थियों को समझना, जो आप लोग सीटेट में पढ़े हैं, है ना। तो मैं एक फर्स्ट तो मैं करा दिया आप लोगों का। आज चलेगा दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? शिक्षण अधिगम को समझना। और मैं आपको बताऊं कि एक टॉपिक का मैं 2 वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है। आज दूसरा का टॉपिक है शिक्षण अधिगम को समझना, और काफी फास्ट कराऊंगा। और इसमें टोटल मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा एक टॉपिक में, एक वीडियो में। फिर दोबारा वीडियो में 100 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर मैं अगला टॉपिक आऊंगा। तो जब तक आपका पीआरटी का एग्जाम नहीं होता है, सुन लीजिए, पीआरटी का जब तक एग्जाम नहीं होता है दोस्तों, तब तक मैं आपका टोटल सिलेबस में करा दूंगा एग्जाम के पहले तक। और मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, हार्ड नहीं है, काफी इजी है, आसान है, और पूरे सिलेबस के अनुसार ही चलिए। अगर आप दूसरा कुछ पढ़ने लगे, मान लीजिए आप पीआरटी के एग्जाम देने जा रहे हैं और टीजीटी पीजीटी का आप पेडागोजी पढ़ने लगे, तो मेरे दोस्तों वही हो जाएगा, आपका लो स्कोरिंग शुरू हो जाएगा। क्योंकि भाई उसका पेडागोजी कुछ अलग है और इसका कुछ अलग है। सिलेबस के अनुसार चलिए, मेरे यहाँ केवल सिलेबस चलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और पेडागोजी का तो मैं ऑपरेशन करता हूँ, आपको पता होगा ही। चलिए शुरू करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पूरा सिलेबस के अनुसार मैं चलूंगा। क्वेश्चन कहता है कि सीखना नई प्रक्रियाओं को प्राप्त करना या पुरानी प्रक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाना है, यह कथन किसका है? नई और पुरानी को बढ़ाना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ट्रिक क्या लगाइए, देखिए कुछ ना कुछ आप पॉइंट लगाए, कुछ ना कुछ पॉइंट को पकड़े, जिससे कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। क्या कहा है? नई प्रक्रिया, और क्या बोला है? पुरानी प्रक्रिया क्रियाशीलता को बढ़ाना ही सीखना है। तो इस बात को किसने कहा? नई पुरानी की बात कहा है, अंडरवुड साहब ने कहा है। अंडरवुड साहब ने ये बात कहा है। ये आपको याद रखना है इस प्रकार से कि छोटे छोटे कीवर्ड लिख करके आप नोट कर लीजिए कौन कौन वैज्ञानिक है। कुछ इसमें वैज्ञानिक इसमें शामिल किया है, ठीक है, अधिगम को समझने वाले में। चलिए, अधिगम का प्रयत्न एवं मूल, माने भूल होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक। आप सभी को पता है, किसी को दिक्कत नहीं होगा, थॉर्नडाइक साहब है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिलेबस के अनुसार चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे यहाँ। और मैं कभी भी सिलेबस से भटकता नहीं हूँ। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सुनिएगा, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग संबंधित है। तो ये जो संबंधित है बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, व्यवहारवादी सिद्धांत पर संबंधित है बॉन्ड थ्योरी। तो याद रखना है, बॉन्ड थ्योरी, ब से बॉन्ड, व से व्यवहारवादी, याद रखिए, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चलिए, थॉर्नडाइक ने जो प्रयत्न एवं भूल का मूल सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का, मूल गलत लिखा हुआ है, भूल का सिद्धांत संबंधित प्रयोग किया था। भाई किसने किया था? थॉर्नडाइक ने क्या किया था? आप लोग पढ़े हुए सीटेट में, बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने, चूहा पर स्किनर ने किया था, कोहलर ने चिंपैंजी पर किया था, पावलोव ने कुत्ता पर किया था। पता है ना आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं कभी भी भटकूंगा नहीं आपके सिलेबस से। मैं बार बार इसमें बीच में बोल रहा हूँ, आप लोग एक बार लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ कभी भी पेडागोजी का ऑपरेशन होता है, चाहे वो सीटोटे हो, केवीएस हो, चाहे कोई भी हो। और पीआरटी का तो मैं स्पेशल इसका मैं कर दूंगा ऑपरेशन। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिकों में शामिल नहीं है? देखिए, गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक जो थे ना, वो व्यवहारवादी थे। तो व्यवहारवादी में कौन शामिल नहीं है? कोहलर है, वर्दिमर कोहलर है ना, लेविन है। लेकिन मेरे पियाजे भैया नहीं है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक के लिए नहीं है पियाजे साहब। तो यह आपका उत्तर बी पर चला जाएगा, ठीक है। चलिए, वाइगोस्की का सिद्धांत डैश पर आधारित है, बताए। वाइगोस्की साहब की बात करें तो ये भी व्यवहारवादी नहीं होगा, भौतिकवादी नहीं होगा। वाइगोस्की साहब जो बोले थे वो निर्माणवादी बोले थे। क्या बोले थे? निर्माणवादी बोले थे। चलिए, आपका उत्तर बी हो जाएगा। तो याद कर लेना है, वाइगोस्की साहब आपके हुए निर्माणवादी। शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है, क्या होता है? देखिए, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर ही सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है शिक्षण प्रक्रिया का। अगर टीचर अच्छा नहीं मिले तो दिक्कत हो जाएगी भाई। अगर मान लीजिए आपको पीआरटी एग्जाम देने जाना है, केवल स्पेशल पीआरटी स्पेशल आपको पीआरटी के लिए जाना है, आप टीजीटी पीजीटी सब पढ़ रहे हैं,
लिखा हुआ है यूट्यूब पर टीजीटी पीजीटी पीआरटी स्पेशल पेडागोजी। भाई आप पीजीटी टीजीटी क्यों पढ़ रहे हैं बिना काम करके? आप सिलेबस के अनुसार चले, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। चलिए, शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है, तो स्पेशल आपको पता है शिक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, कम समय में। शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव पड़ता है, किस पर प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, शिक्षक जो भी करता है और शिक्षक का जो व्यवहार होता है वह छात्र पर भी प्रभाव पड़ता है, स्कूल पर भी प्रभाव पड़ता है, समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षक को अच्छा व्यवहार रखना है, ये तो पता है आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। किसे राष्ट्र निर्माता माना जाता है? राष्ट्र निर्माता किसे कहते हैं भाई? मेरी बात सुनिए, राष्ट्र निर्माता शिक्षक को कहते हैं और राष्ट्र का भविष्य बोलेगा तो छात्र को कहेंगे। ये बात नोट करके रखिएगा, काफी मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, राष्ट्र निर्माता हुए आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप राष्ट्र निर्माता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शिक्षक के रूप में आपका कौन सा दायित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए? बताए, सबसे अधिक महत्वपूर्ण दायित्व क्या होना चाहिए? तो बालक की जन्मजात क्षमताओं का विकास करना ही सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है आपका। जन्मजात जो क्षमता है उसमें क्या करना, आपका विकास करना है। अधिकतम ज्ञान, आर्थिक बोले तो रुपया पैसा, व्यवसायिक बोले तो ये आपको काम वाली बात, ये आपका गलत होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षक का वह गुण जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। बताए, कौन सा गुण है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करेगा? देखिए, दयालु, ये आप दयालु दिखाइएगा तो क्या बच्चा पढ़ लेगा? नहीं दोस्तों, ये गलत है, ये प्रभावित नहीं करता है ना। प्रबंधन क्षमता, आप किस प्रकार के व्यवस्था किए वहाँ, ये भी नहीं। सामाजिक कुशलता, ये भी शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो नहीं करता ही पूछ रहा था, तो आप सभी करके आइए, सब हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानियाँ देखिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा सेशन कैसा लगता है ना। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि यदि शिक्षक आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो, ठीक है, तो उसका छात्रों पर क्या प्रभाव होगा? मेरे दोस्तों मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपके पास, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आत्मविश्वास है, तो छात्रों के पास भी बेटर प्रभाव पड़ेगा। वह शिक्षक को पसंद करेगा नहीं दोस्तों, वह प्रसन्नचित होगा नहीं, उसे शिक्षक के प्रति सहानुभूति होगी, ये सब भाई गलत बात है। उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति पैदा होगी। देखिए, जब शिक्षक को आत्मविश्वास है तो बच्चा में भी साहस उत्पन्न होगा कि हाँ, हमारे टीचर जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, तो उसके अंदर साहस एवं कार्य शक्ति का विकास होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा पेडागोजी दिया हुआ है आपका सिलेबस के अनुसार, भटकिए नहीं आप लोग, केवल पीआरटी स्पेशल है मेरा क्लास। कक्षा में अध्यापन करते समय शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या तो ब्लैक बोर्ड पर लिखावट स्पष्ट हो, अच्छी बात है। विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो, अच्छी बात है। मुख्य बातें ब्लैक बोर्ड पर इंगित हो, ये भी अच्छा बात बोला, सभी मार्क कहेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? बताए, शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो शिक्षण की सफलता के लिए मेरे दोस्तों, विद्यालय की प्रसन्नता, संपन्नता वर्ड यहाँ गलत हुआ, विद्यालय का। शिक्षक की संपन्नता, ये भी गलत है। प्रचार की कुशलता, माने आपके हेडमास्टर साहब कुशल हो, और बाकी लोग का क्या होगा, ठीक है। ये क्या, शिक्षक की प्रवीणता, ये सबसे बेटर है। शिक्षक में आपका सब आ जाएगा, तो ये सबसे बेटर है। सफलता के लिए प्रवीण होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, पूरे ध्यान से देने का कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य शिक्षक नेतृत्व के अंतर्गत नहीं आता है? नेगेटिव बात बोल रहा है, तो शैक्षणिक संसाधनों का उत्तम प्रयोग आता है। शैक्षणिक संसाधनों हेतु उद्देश्य निश्चित करना, ये भी होता है भाई केवीएस के लिए, ठीक है, उद्देश्य को निश्चित करना। संचालन का मूल्यांकन करना, और क्या नहीं होता है देखिएगा, कार्य का निश्चय तथा प्रारूप कार्य अधीनस्थों से करना, ये नहीं होता है मेरे दोस्तों, आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एक कुशल प्रबंधक के रूप में शिक्षक में कौन सा कार्य करता है? शिक्षक को करता है, बताए,
कार्य को करता है। एक कुशल प्रबंधक बोले तो जैसे आप टीचर है तो कुछ व्यवस्था करते हैं बच्चों के लिए, प्रबंधक बोलते हैं। प्रबंधक के रूप में शिक्षक कौन से कार्य को करता है बताए? योजना का निर्माण करेगा प्रबंधक, जो भी होगा योजना बनाएगा, व्यवस्था करेगा आप लोगों के लिए, नियंत्रण करेगा और सभी का काम हो जाएगा इसमें। ठीक है, आपका उत्तर बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने डी किया उनका सही जाते हुए। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा कि एक शिक्षक एक प्रभावी संचारक तभी बन सकेगा यदि वह निर्देश समाधान का प्रयोग करे। गलत बात। वह जो कुछ पढ़ा रहा हो उसका अर्थ अभ्यर्थी को समझ में सहायता करता है। बहुत अच्छी बात बोल दिया। अगर आप पढ़ा रहे हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, बनने क्या जा रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं आप लोग। ठीक है, चलिए, तो आप जो पढ़ाइएगा बच्चा आपका अर्थ जानेगा, वो सबसे बेटर होगा दोस्तों। यही ना काम है शिक्षक। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता क्या है कि एक शिक्षक मनोवैज्ञानिक रूप में भिन्न व्यक्ति वाले बच्चों का मूल्यांकन किसके माध्यम से नहीं करता है बताइएगा? मैंने भिन्न जो विद्यार्थी होता है किसके माध्यम से नहीं करता है? तो व्यक्तिगत अध्ययन से कर लेता है, जैसे होमवर्क चेक कीजिएगा तो हो जाएगा। व्यक्तिगत परीक्षण, उसमें भी होमवर्क आ जाएगा। ठीक है, बुद्धि परीक्षण ऐसे होमवर्क गलत होता है, लेकिन भाई उससे आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन व्यवस्था के विश्लेषण करने से क्या होगा कि आप जाकर के लेक्चर छोड़ रहे हैं कि हमारा विद्यालय में ये है वो है ना, हमारे यहाँ ये व्यवस्था है वो व्यवस्था है, क्या उससे मूल्यांकन होगा? नहीं होगा दोस्तों। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड दोस्तों, चलिए बताइए आप, एक अनुदेशक के रूप में शिक्षक किन कार्यों को नहीं करता है बताए? कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है बता दीजिए? अनुदेशक के रूप में छात्र की प्रति जांचना, ये सही है भाई। शिक्षण सामग्री का उपयोगी बनाना, ये भाई ये काम गलत हो गया, ये अनुदेशक का काम नहीं है। उपयोगी बनाना, सामग्री है तो है, उपयोगी बनाना क्या, वो तो खुद उपयोगी होता है। परियोजना पर विचार विमर्श करना, ये है काम। अनुदेशक अधिगम मूल्यांकन करना, ये है। तो मेरे दोस्तों आपका उत्तर क्या हो गया? बी पर चला गया। ठीक है, तो पूरा थोड़ा सा सावधानी बरते, आप कभी भी फेल ना करेंगे। आपका 60 में आप आसानी से नहीं भी तो मैं आपको बताऊं 55 प्रश्न आप सही सोल्व करके आ जाएंगे। सही इतना इजी क्वेश्चन है पीआरटी का। क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षक को आदर्शवादी क्यों होना चाहिए? देखिए, शिक्षक को आदर्शवादी माना गया है, सुगमकर्ता माना गया है, धैर्य एवं दृढ़ रहना चाहिए टीचर को। तो क्यों माना गया है? तो इससे वह अपने छात्रों को आशावादी बना सके। आशावादी अब बना दीजिएगा कि हाँ तुम कर सकते हो, बच्चे के मन में ये आशा पैदा हो जाएगा कि वह फर्स्ट डिवीजन ला सकता है। इसीलिए शिक्षक को आशावादी माना गया है। क्या कोई दिक्कत हुआ क्या? अच्छे गुणों वाली बात, बुरा गुण, अनुशासन वाली बात, विनोद प्रिय आपका गलत होता है। तो मेरे दोस्तों ऐसे प्रश्न को गोली मार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कहता क्या है सुनिएगा, ऑप्शन टोटल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं आपको लाऊंगा, यहाँ सीखना है भाई मजेदार तरीका से। योग शिक्षार्थियों ही योग शिक्षक बन सकता है। क्या बोला है देखिएगा, योग विद्यार्थी ही योग शिक्षक बन सकता है। यह युक्ति का आश्रय क्या है? क्या आशय भाई, ये क्या बात बोल दिया? ये बात तो भाई गलत है। सबसे पहली बात, योग विद्यार्थी ही शिक्षक बन सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों आयोग नहीं बन सकता है क्या? योग विद्यार्थी ही बनेगा केवल? नहीं दोस्तों, आयोग भी बन सकता है, आगे जाकर के मेहनत करेगा। तो क्या बोला कि शिक्षण एक चुनौती भरा काम है। ये बात गलत बोल दिया, चुनौती भरा काम। ठीक है, चलिए, विद्यार्थियों को, जो छात्र पढ़ने में अच्छा नहीं है वो अच्छा शिक्षक भी नहीं बन सकता, ये बात गलत बोल दिया। अच्छा नहीं है वो अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। जो छात्र अध्ययनशील रहा है वह आगे भी अध्ययनशील होकर अच्छा शिक्षक बन सकता है, ये भी बात गलत है मेरे दोस्तों। दोनों सब के सब बात गलत दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से कोई मारिए, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, मजा आ जाएगा मेरे यहाँ भाई, मजा ही मजा है, क्योंकि मैं कभी भी निराश होकर के नहीं पढ़ाता हूँ।
मैं खुद एक्टिव रहता हूँ कि भाई इतना मजेदार चीज है। आप लोगों का इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या कहता है कि शिक्षक की सफलता के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या है, यही ना पूछेगा केवीएस के इंटरव्यू में, महत्वपूर्ण तत्व क्या है बताए। तो मेरे दोस्तों आपका उत्तर होगा क्या कि शिक्षक की शैक्षिक योग्यता। भाई आप, ये जरूरी नहीं है कि टीचर का योग्यता क्या है, ये बात गलत बोला। समुदाय की आर्थिक स्थिति, मेरे दोस्तों रुपया पैसा से कोई मतलब नहीं है। समाज का सहयोग, मेरे दोस्तों समाज का सहयोग से क्या मतलब है शिक्षण की सफलता के लिए। क्या आपका समाज सहयोग करेगा तो आप अच्छा पढ़ाइएगा, नहीं दोस्तों, तो ये भी बात आपका गलत हुआ। शिक्षक की कुशलता, शिक्षण की सफलता, देखिए कहीं भी सफलता रहेगा शिक्षण की बात तो कुशलता या प्रवीणता वाली वर्ड आएगा ही आएगा, ये आप नोट कर सकते हैं। शिक्षण की सफलता दो बातों पर, शिक्षक की कुशलता या प्रवीणता पर, कुशलता न तब प्रवीणता, आप याद रखिए सफलता के लिए, ठीक है। इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, आप नोट कर लेंगे बहुत बेटर हो जाएगा। एक आदर्श शिक्षक की प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है भैया एक आदर्श शिक्षक की प्रवृत्ति, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं त्यागमयी होना चाहिए, त्यागमयी होना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक का त्याग होना चाहिए कुछ, लेकिन चतुर मेरे दोस्तों गलत। आत्ममुग्ध, अपने में मुग्ध होना, अपने में मस्त है भाई, परालंबी है ना, ये भी गलत बात है। त्यागमयी होना चाहिए टीचर को, ना कहते हैं काग चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा, ये सब त्याग है एक प्रकार का। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षक में किस गुण का होना आवश्यक है। यही मेरे दोस्तों मेरी बात सुन लीजिए, आप जब केवीएस पास कर जाएंगे तो आपका जो इंटरव्यू होगा इसी प्रकार से होगा। पूछेगा क्या, यही सिलेबस से पूछता है मेरे दोस्तों, अलग से नहीं भटकेगा। शिक्षण में किस गुण का होना आवश्यक है मेरे दोस्तों, ये आप लोग बता दीजिएगा कि शिक्षण में पक्षपात नहीं होना चाहिए, और नहीं होना को कहते हैं रहित, बोले तो पक्षपात रहित। आलसी नहीं होना चाहिए, आक्रमण नहीं होना चाहिए, अल्पभाषी नहीं होना चाहिए, माने कम बोलने वाला भी नहीं होना चाहिए। भाई कुछ बोलना है ना, चलिए तो पक्षपाती, पक्षपात रहित नहीं होना चाहिए, आत्म धैर्य एवं दृढ़ होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए, ये सब बोलना है वहाँ इंटरव्यू में। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण बता दीजिए, बताइए क्या है सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। तो अच्छा वक्ता, ये जरूरी नहीं है। समय का सदुपयोग, ये भी आपका गलत बोल दिया। छात्रों की समस्या का समाधान करना, यही महत्वपूर्ण गुण है मेरे दोस्तों। अनुशासन में रखने से आप टीचर नहीं बन पाइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है मजेदार क्वेश्चन, एक योग शिक्षक समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करता है, इसके लिए आवश्यक होता है कि शिक्षक का क्या हो, छात्र शिक्षक अभिभावक से संबंध हो। तो यहाँ अभिभावक वाली बात है, ये गलत है, ये सॉरी, ये सही है, सब चीज बोल रहे हैं। शिक्षक, छात्र शिक्षक अभिभावक सब संबंध हो, अच्छी बात है। समुदाय परंपराओं का ज्ञान भी जरूरी है शिक्षक को, स्थानीय समुदाय के साथ संबंध होना जरूरी है, तो उपयुक्त सभी करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक के लिए विषय का पूर्ण ज्ञान क्यों आवश्यक होता है, यही सब आपको इंटरव्यू में पूछेगा। तो इससे उसमें समाज में सम्मान मिलता है, ये बात गलत बोला, समाज में सम्मान लेने के लिए नहीं है। इससे अभाव में वह छात्रों की समस्या का सही समाधान नहीं कर सकता है। मतलब क्या बोला, शिक्षक के विषय का पूर्ण ज्ञान क्यों आवश्यक है, तो पूर्ण ज्ञान इसलिए आवश्यक है ताकि इसके अभाव में, माने अगर पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया है, जब पूर्ण ज्ञान नहीं होगा उसके अभाव में छात्रों की समस्या का सही समाधान आप नहीं कर सकते हैं। कितना घुमा करके पूछा है, इसके अभाव में आप पूर्ण ज्ञान के अभाव में नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन पाते हैं, और जो भी मैं बताऊंगा आपको काफी बेटर बताऊंगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं मेरे यहाँ। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक का सामाजिक गुण है, बताए, सामाजिक गुण बता दीजिए। चलिए आपका हो जाएगा, न्यायप्रियता होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने डी किया। अगला क्वेश्चन कहता क्या है
एक अच्छा शिक्षक वही माना जाता है जो समय का सही उपयोग करता है। ठीक है, लेकिन यह भी बात गलत है, सदुपयोग करना। प्राचीन आदर्श को मानता है, यह भी बात गलत हुआ। ठीक है, चलिए, अपनी प्रतिष्ठा पर ध्यान रखता है, गलत बात बोला। सबके साथ प्रेम एवं सहानुभूति रखता हो, ये आपका उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योग शिक्षक को भाषा पर अधिकार रखने का प्रमुख कारण है। क्या कारण है? प्रमुख कारण बताए। वह अपने विचार सफलता से छात्रों के सामने रखने में सक्षम होगा। योग शिक्षक को भाषा पर अधिकार रखने का प्रमुख कारण है कि वह अपने विचार को सरलता से, देखिए कि मान लीजिए आपका भाषा आपका कोई भी भाषा आप अच्छा जान रहे हैं तो आप अपने विचार को सरलता से छात्रों के सामने आप सक्षम कर पाइएगा। ठीक है, लेकिन भाषा शिक्षक योग बनाता है नहीं, विषय का ज्ञान सहायक। सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, एक सेकेंड। क्वेश्चन कहता है कि नए प्रकरण का शिक्षण प्रारंभ करने से पहले, मैंने नया टॉपिक, आपको यह पता लगाना चाहिए कि क्या पता लगाना चाहिए कि उस प्रकरण में पढ़ने में कितना समय लगा। गलत बात बोल दिया, कितना वाली बात। कक्षा में कितने छात्र हैं, ये भी गलत है। प्रकरण वाली बात तो प्रकरण वाला उत्तर मार देंगे। छात्रों को उस प्रकरण के विषय में कितना पूर्ण ज्ञान हुआ है, पूर्व ज्ञान है, मतलब पहले से वो कितना जानता है किसी टॉपिक के बारे में, ये जरूरी है। सबसे बेटर आपका सी होगा। ठीक है, और मैं स्पेशल आपका करा रहा हूं, दूसरा का सिलेबस का दूसरा टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट में करा दिया हूं शिक्षण अधिगम को समझना। तो आज ये आगे आते हैं 31 के बाद 32 पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक का व्यावसायिक गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है दोस्तों? विषय वस्तु का पूर्व ज्ञान, ये है। बालकों की विभिन्न विविधताओं का ज्ञान, ये भी है। विषय वस्तु की प्रभावी ढंग से प्रस्तुति जरूरी है। निष्पक्ष व्यवहार, ये मेरे दोस्तों नहीं है। व्यावसायिक गुण नहीं है। तो व्यावसायिक गुण, निष्पक्ष व्यवहार करना व्यावसायिक गुण के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन कि विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? बता दीजिए। आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, अगर कोई अनुशासनहीनता का शिकार हो रहा है तो उसका क्या उत्तरदायित्व हो, क्या कारण है? आर्थिक वाली बात आप गलत करके आइएगा हमेशा। शिक्षक द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी जब हो जाएगा, आपका नेतृत्व करने में आप कमी करिएगा तो आपका क्लास जो हो जाएगा मेरे दोस्तों, अनुशासनहीनता हो जाएगा, हल्ला होने लगेगा, अनुशासन का शिकार हो जाएगा। यही आपका अभिभावक हस्तक्षेप करेगा, उससे आपका नहीं होगा। बढ़ती आकांक्षाएं आपका गलत है। सबसे बेटर आपका बी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सफल अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए। सफल अध्यापक के लिए सबसे बेटर है पाठ की स्पष्ट व्याख्या करना, ये बात गलत बोल दिया। ठीक है, केवल पाठ पुस्तक वाली बात गलत है। प्रश्न पूछता है नहीं, छात्रों को प्रेरित करना सबसे बेटर। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षक के लिए अनुशासन में रखना, गलत बात बोला। छात्रों की कठिनाई को दूर करना, यही ना महत्वपूर्ण है। पाबंदी लगाने से नहीं ना होगा। अच्छा वक्त आपका गलत नहीं होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने बी किया। अगला है, कोई शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह सक्रिय रूप से अधिगम में भाग न ले। जब सक्रिय रूप से भाग लेगा तब ना सीखेगा, और नहीं तो मन यहाँ है, घर पे उसका मन पढ़ रहा है, यहाँ घर पे उसका मन है, सीख पाएगा नहीं। तब तक नहीं सीख पाता है जब तक वह सक्रिय रूप से अधिगम में भाग न ले, है ना। तो ये आपका सबसे बेटर हो जाएगा, ये ही सबसे बेटर होगा। अगला क्वेश्चन, बाकी तो सारे क्वेश्चन नेगेटिव बात बोले हैं। अगला क्वेश्चन आप देखते चलिए। आप क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षार्थियों में डैश की प्रवृत्ति होती है। किसकी प्रवृत्ति होती है शिक्षार्थियों में? तो देखिए, स्वयं प्रशिक्षण, अपने आप को प्रशिक्षित कर लेगा, निरीक्षण करेगा, विचार करेगा, सभी हो जाएगा। बहुत अच्छा बात है, जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका के राष्ट्र, बताइएगा आप लोग लास्ट में 50 में आप कितना सही कर पाए हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूबी, किलपैट्रिक और स्टीवेंसन इत्यादि के सम्मिलित प्रयास का परिणाम कौन सा विधि है, माने इन्होंने क्या कौन सा विधि दिया है? ड्यूबी साहब, किलपैट्रिक साहब, ये कौन सी विधि का निर्माता है? तो प्रोजेक्ट विधि। देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, किलपैट्रिक साहब जो दिए हैं वह प्रोजेक्ट विधि दिए हैं, ड्यूबी साहब भी दिए हैं, स्टीवेंसन साहब भी दिए हैं। तो मैं तो किलपैट्रिक के बारे में बता दूं, किलपैट्रिक के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा सीटेट में, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, है ना। नए 2-3 वैज्ञानिक जुड़े हैं, उनका भी नाम लिख लीजिएगा। वर्तमान में सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत कौन सा है? सर्वाधिक व्यापक सिद्धांत कौन सा है? तो करके सीखना, अपने अनुभव से सीखना सबसे बेटर है। सुकराती विधि, व्याख्या विधि, विश्लेषण विधि सब गलत हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, कि कौन से सूक्ष्म शिक्षण विधि का उद्देश्य है? बताइए। सूक्ष्म शिक्षण माने छोटा, है ना, छोटा से भी छोटा। शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास करना, अच्छा बात है, सूक्ष्म शिक्षण में आता है। प्रशिक्षु को प्रशिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना, माने जो भी प्रशिक्षु है उसको शिक्षण में विश्वास बनाएंगे, अच्छा बात है। तो दोनों हो जाएगा आपका सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य। अगला है आपका कि प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि और सामूहिक वाद विवाद विधि और संवेदनशील प्रशिक्षण विधि किसका उदाहरण है? ये सब विधि लिख करके आप लिख लीजिएगा, एक लाइन में उत्तर होगा इसका, इसलिए आपके लिए हिट है कि ये सब विधि जो होता है ना, शिक्षक और छात्र नियंत्रित अनुदेशन का विधि है। संवेदनशील से पता चल जाएगा कि नियंत्रित वाली बात हो रही है, तो इससे पकड़ लीजिएगा, शिक्षक और छात्र नियंत्रित अनुदेशन विधि के अंतर्गत सब आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विधि में जिस प्रकार वस्तुओं द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है उसी प्रकार दृष्टांत विधि में क्या किया जाता है? बताएं क्या किया जाता है? तो दृष्टांत विधि में दृष्टांत वाली बात ही मानेंगे हम, तो दृष्टांत दृश्य एवं श्रव्य वाली बात हो जाएगा। अवलोकन पुनर्लोकन ये सब नहीं होगा, आपका सबसे बेटर ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि पहले अंगों का ज्ञान दे करके तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, तो उसे कौन सी विधि कहते हैं? पहले अंग के बारे में बताएंगे, एक एक अंग, उंगली है, हाथ है, तब पूर्ण ज्ञान कराएंगे, तो ये कौन सी विधि में आएगा? बताइए। तो इसी को कहते हैं संश्लेषण विधि, माने जो बड़ा हो, छोटा छोटा करके एक जगह इकट्ठा कर देना, माने छोटा छोटा ज्ञान देते गए और सभी को एक जगह कर देना ही संश्लेषण कहलाता है, माने एक जगह जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कहता है कि विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण एवं विश्लेषण द्वारा समान नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण कौन सी शिक्षण विधि के द्वारा होता है? पता है, सिद्धांतों का निर्माण कौन सी विधि के द्वारा? शिक्षण विधि के द्वारा होगा। देखिए कोई भी सिद्धांत बना है तो वह आगमनात्मक विधि से ही बना है, ये आपको याद रखना है। विश्लेषण एवं सामान्य नियमों का कहीं भी आएगा, विश्लेषण द्वारा या सामान्य नियम के द्वारा, ये आगमनात्मक विधि के द्वारा ही सिद्धांत बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब आपका 50 क्वेश्चन में कराने वाला खत्म होने वाला है तुरंत। चलिए जो लोग लास्ट तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बताइएगा कि कितना सही गया 50 में। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण विधि कौन सी है? कौन सी विधि है? शिक्षण विधि कौन सी है बताए? शिक्षण विधि इसमें आपका होगा निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक विधि सही है, संश्लेषण विश्लेषण विधि सही है, वस्तु विधि सही है, उपयुक्त सभी करके आएंगे, बहुत अच्छी बात है। अगला है निम्नलिखित में कौन से समूह चर्चा विधि में किन परिचर्चाओं को महत्व प्रदान किया जाता है? बताए तो नियोजन विधि, आंशिक नियोजन विधि और अनियोजित विधि सभी आपका हो जाएगा। चलिए जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण विधियों के प्रकार कौन से हैं? शिक्षण विधि का प्रकार बताना है तो मैं आपको बता दूं, शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन, छात्र नियंत्रित अनुदेशन, सामूहिक नियंत्रित अनुदेशन, ये आपका सब प्रकार है, आपको याद रहना चाहिए सब चीज। चलिए छात्र नियंत्रित
अनुदेशन के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? देखिए, छात्र नियंत्रित का अनुदेशन हो जाएगा, कैलर योजना, अभिक्रमिक अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, सब चला जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, सब याद रखने वाली बात है। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिक सहभागिता किसके द्वारा संभव है? चलिए ये नोट करने वाली बात नहीं है। अधिक सहभागिता व्याख्या आपका गलत होता है मेरे दोस्तों। निर्दर्शन पद्धति, आज्ञानात्मक पद्धति एवं पाठ्यपुस्तक। अब रहा बात, क्या बोला है क्वेश्चन कि शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है, माने किसमें ज्यादा विद्यार्थी सहभागिता दिखाता है? तो आज्ञानात्मक में नहीं दिखाएगा और पाठ्यपुस्तक में नहीं, निर्दर्शन में, दर्शन में ही बच्चा ना सहभागिता लेगा। तो आपका उत्तर जो जाएगा वो बी पर जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है और अगला पार्ट मैं कराऊंगा इस टॉपिक से। मैं प्रत्येक आपका ये दूसरा टॉपिक सिलेबस का चल रहा है, फर्स्ट मैं करा दिया हूँ, ये दूसरा चल रहा है। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण प्रविधियां शिक्षार्थी केंद्रित है? तो कार्यक्रम अनुदेशन है, सुपुर्द नियत कार्य अभिन्यास विधि है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधियां हैं, सब हो जाएगा आपका। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं कभी भी कराऊंगा तो ये सिलेबस से मैं भटकने का काम नहीं कराऊंगा। पीआरटी के लिए स्पेशल यही सिलेबस है। एक मैं करा दिया हूँ, दूसरा का चल रहा है आपका, उसके आगे मैं तीसरा कराऊंगा, चौथा, पांचवा, छठा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए। एग्जाम आपका लगभग 20-22 से है, 21-22 से आपका पीआरटी का एग्जाम है, तो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आपका खत्म करा दूंगा एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।